आपको माफी मांगना चाहिए। आपने नहीं, आप संचालन नहीं किए, नहीं संचालन ठीक नहीं किया। रोके क्यों? हाँ, मेरा नाम रमाशंकर सिंह है और मैं मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले 7-8 साल में देश को राजनीतिक उथल-पुथल से भर दिया है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगा। और पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर जो स्कूल नहीं जा सके हैं, उनकी एक राजनीतिक समझ बननी शुरू हो गई है, तो उसके बाद में परिणाम अच्छे आएंगे, अलग बात है। लेकिन दूसरी बात है कि अब नेहरू जी पर इधर खूब, और उन्होंने नेहरू जी का लगभग अकादमिक, अभी अकादमिक राजनीति तो बाद में होगा, अकादमिक पुनर्वास कर दिया है मोदी जी ने। तो त्रिपुर दमन सिंह की किताब आई, उसमें भी उन्होंने खूब मेहनत की है बताने में कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें नेहरू के कारण आई। ठीक है, आई हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी संविधान को जाके उसको माथा नवाते हैं, तो उसकी जो मूल भावना है निश्चित है उसको आत्मर्पित करते होंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि इतने लोग जो फ्री स्पीच के लिए कुछ बोल रहे हैं उनको जेल में डाल दिया गया? तो नेहरू जी को ये श्रेय, मोदी जी को ये श्रेय तुरंत देना चाहिए और सबको रिहा करना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। लोगों को छोटे छोटे मुद्दों में जेल भेज देते हैं। और क्या किसी ने बोल दिया, आप प्रश्न पूछ ले कृपया। तो मैं यही पूछ रहा हूँ भाई, वो इस भावना को कब लागू करेंगे? जो नेहरू जी ने गलती शुरू की थी उसको कब करेंगे कि जो पहला अमेंडमेंट आया था कि जो बोलेगा भारत सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ प्रतिबंध आयद किए जा सकते हैं, तो नेहरू मोदी जी इसको कब खत्म करेंगे कि भाई कोई भी बोल सकता है, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा? कि मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, नेहरू बहुत गंदा आदमी है। तो नेहरू जी के बनाए सारे जितने इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो सब बेच रहे हैं। अच्छा आदमी। तो काला कान जिनको आपने कलंक कहा है, तो मोदी जी को चाहिए था कि वो कलंक भी धो दे, लेकिन कलंक धो नहीं रहे। उसके चक्कर में जुबैर गिरफ्तार हो जाता है और यही नुपुर शर्मा जो है दिल्ली में, उसको कोई एक्शन नहीं होता। सर ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न पूछिए। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये सवाल के आज़ादी के 75 वर्ष में भारत का जो गणतंत्र बना है 1950 में, वो कलप्स होने जा रहा है और कलप्स हो रहा है दिन में दिन। लेकिन अमेरिका 246 साल होने के बावजूद दिन पे दिन क्यों मजबूत हो रहा है? और कोई प्रश्न? ठीक है, एक साथ ले लेंगे हम कई प्रश्नों को। मेरा सवाल अभय जी से है। अच्छा, वो उसके बाद। हाँ, क्या भारत का जो संविधान है वह भारतीय समाज के सम्मत है? का ताल्लुक है, वो ताल्लुक इस तरीके से सीधे सीधे तय नहीं होता। ये बिल्कुल एक बहुत ही पेचीदा ताल्लुक है। जैसे कि भारत के अंदर अगर आप संविधान में जिस तरीके से धर्म की श्रेणियां तय की गई हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, ये जो श्रेणियां संविधान में तय की गई हैं, उस लिहाज से देखा है। हाँ, लेकिन संविधान में तो है ना, संविधान में भले कहीं से आया हो, तो जो श्रेणियां तय की गई हैं उसके हिसाब से भारत में करीबन 80-85% जनता ऐसी है, समाज ऐसा है जो कि बहुसंख्यक समाज है। अब जैसा कि राजनीति शास्त्र की भाषा में हम लोग जानते हैं, और प्रोफेसर चंदोक मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि हर लोकतंत्र के अंदर एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है, एक मेजोरिटेरियन इंपल्स होता है हर लोकतंत्र के अंदर। ये उसकी नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वो उस इंपल्स को बिनाइन बनाए रखें, सौम्य बनाए रखें, उसको मैलिग्नेंट न बनने दें, उसको दुष्ट न बनने दें। ये उनके नेताओं की जिम्मेदारी होती है। वो इस तरीके से अपनी राजनीति करें, इस तरीके से अपनी अपीलें करें, जनता की गोलबंदी इस तरीके से करें, जनता के हित साधन की जो प्रक्रिया चलाएं, विकास की प्रक्रिया चलाएं, वो इस तरीके से चलाएं कि वो बहुसंख्यकवादी आवेग जो है वो आक्रामक और अल्पसंख्यकों के खिलाफ न होने पाए, दुष्ट न होने पाए। मैं ये मानता हूं कि 1980 तक भारत के राजनेता अपने इस लक्ष्य में कामयाब रहे। आप नेहरू हों, अंबेडकर हों, पटेल हों, कोई इंदिरा गांधी का शुरुआती दौर हो या उस जमाने के नेताओं का शुरुआती दौर हो, 1980 तक ये लोग भारत में जो एक बहुसंख्यकवादी आवेग था, देखिए जहाँ 80-85% जनता एक धर्म से ताल्लुक रखती है, वहां समझ लीजिए हर खिड़की से बहुसंख्यकवाद झांक रहा है। जरा सा भी आपका पैर फिसला और आपने उसको मौका दिया तो वो कूद के आएगा और मंच पर कब्जा कर लेगा।
तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में 80 के बाद से तब्दीलियां होनी शुरू हुई। जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जो सत्ता में दोबारा चुनाव जीत के आई थी, उन्होंने असम की और गढ़वाल की रैलियों में मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करना शुरू किया, और उसके बाद से एक ऐसा सिलसिला चल निकला जिससे जो सत्तारूढ़ पार्टियां थी, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सफेद खद्दर के वस्त्र पहनती हो या भगवा वस्त्र पहनती हो, उन लोगों ने हिंदुओं को वोटरों के तौर पर देखना शुरू किया और उनकी उसी तरीके से गोलबंदी शुरू की। आप उस जमाने के जो वामपंथी पत्रिकाएं ऐसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली हैं, आप उनके संपादकीय वगैरह पढ़ें तो वो पत्रिकाएं अपने संपादकीय लिखती हैं कि भाई ये इन्होंने सफेद खद्दर के वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन भगवा वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, लेकिन इनके काम और नीतियां लगभग वैसी ही हैं। तो अभी जो हो रहा है ये इन्हीं सबका संचित परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो लोग ये कर रहे हैं, जो गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग होती है, या मान लीजिए घर वापसी के नाम पर कार्यक्रम चलते हैं, या ये सब जो हो रहा है, इसमें हर बार एक नई चीज अल्पसंख्यकों के खिलाफ निकाल ली जाती है और धीरे धीरे एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो अमेरिकन शब्द है, उसकी तर्ज पर सांप्रदायिकता का कढ़ाव न पूरी तरीके से उफनता है, बल्कि धीरे धीरे फुदफुदाता रहता है। उसमें से लगातार एक भाप उठती रहती है सांप्रदायिकता की और हिंसा की। ये सब जो हो रहा है, ये पूरी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, इसका मौका जो मिला है लोगों को करने का, और उसके खिलाफ जनरोष नहीं है कोई। ऐसा नहीं है कि जनता उमड़ रही है उसके खिलाफ। उसका सीधा कारण यह है कि बहुसंख्यकवाद को मैलिग्नेंट या दुष्ट हो जाने दिया गया है। Please can I in answer to all your questions. First of all, the majority principle is workable. अगर division हो तो majority principle workable है. It is not morally correct. जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, अगर 99 लोग एक पक्ष में हैं और एक बंदा दूसरे पक्ष में है, उसे एक बंदे की बात सुननी चाहिए। That democracy is about protection of vulnerable minorities, not about majority rule. Majority rule is not ethical. दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि इन 26 जनवरी 1950 में दो तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट बने। एक कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया, सरकार और नागरिकों के बीच में बना। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना हम नागरिकों के बीच में बना, सिटीजन्स के बीच में बना। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमने फॉर्म करी, और आप याद रखिए पार्टीशन हो रहा था, देश बट गया था, लोग बट गए थे, दिमाग बट गए थे, प्रॉपर्टीज बट गई थी। वहां पर एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी थी कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के भाग हैं, हमारे कर्तव्य है एक दूसरे के प्रति। अगर एक को भी चोट पहुंचती है, हम सबको चोट पहुंचती है, हमें आवाज उठानी चाहिए। तो सिर्फ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और इनफैक्ट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे अधिकार हैं। हमारी सरकार की समाज के प्रति जिम्मेदारी है, सरकार की तरफ हमारे अधिकार हैं। आप ये सीक्वेंस याद रखिए, और कहीं पर भी हमारे समाज में एक व्यक्ति को भी चोट पहुंचती है, I am involved in mankind. Every man's death diminishes me, for I am involved in mankind. So ask not for whom the bell tolls, it tolls for you and me. John Donne medieval point. जहाँ पर किसी को चोट लगती है, हमको चोट लगती है, हमें कलेक्टिवली आवाज उठानी पड़ेगी। ये नहीं है वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मेरी मजहब का नहीं है। हम सब समाज के एक हिस्सा है, हमारे एक दूसरे की तरफ कर्तव्य। ये आखिरी प्रश्न है बस तुरंत बंद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एजेंट शर्मा हूँ, बलिया का रहने वाला हूँ। आपसे आग्रह है कि संचालन करने के वक्त में आप मर्यादा के रूप में संचालन करिए, क्योंकि जो पांचों आदमी आए हैं, बहुत चुन करके आए हैं, उस मर्यादा के अंतर करिए, और जो जानकारी हो उसी के अंतर में करें, उस पर हस्तक्षेप न करने की कृपा करें। धन्यवाद। मुझे एक प्रश्न पूछना है प्रशांत भूषण जी से। 10,000 करोड़ का आपने हवाला दिया। पहली बात तो आप ये बताएं इस सभा को कि क्या चुनाव में, किसी भी चुनाव में केवल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? और आपने एक स्टेटमेंट दिया कि पहले से चल रहे खेल को इस सरकार ने और
रोचक खतरनाक बना दिया गया है। अपने वाक्य के अर्धांश को, पहले वाले अंश को आपने गाने की तरह क्यों गाया और पहले बाद वाले को नारे की तरह क्यों गाया? धन्यवाद। आपको माफी मांगना चाहिए। आपने नहीं, आप संचालन नहीं किए, नहीं संचालन ठीक नहीं किया। रोके क्यों? इन्होंने संचालन बिल्कुल ठीक किया है। इन्होंने अपनी मर्यादा इनको सुनने के लिए मैं नहीं आया। नहीं वो नहीं, मैं 5 आदमी को सुनने के लिए आया। हाँ ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं बोल रहे। नहीं, हमको निमंत्रण मिला है इन 5 आदमी को सुनने का, ठीक है। इनको सुनने के लिए नहीं निमंत्रण मिला। अरे भाई नहीं ऐसा ये सर नहीं, ये 5 आदमी के अलावा मैं सुनने के नहीं आया। ठीक है, ये सुनने के लिए नहीं आया। चलिए इनकी नो देखिए, आप सुनिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ 42 के आंदोलन में आता आप लोग नहीं, मैं हम 5 आदमी को सुनने के लिए आए। ये माफी नहीं, माफी नहीं, देखिए गलत क्यों बोले, गलत बोले, अगर गलत बोले कि ये है, जब पूरा पढ़े। सर आपका एक सवाल मेरा है। नहीं बस ठीक है सर, एक सवाल है मेरा। बस कृपया ये वो वाला हो जाएगा। बस बैठिए। आपको लगा होगा कि मैंने कुछ गा कर बोला, कुछ और बोला, कुछ तारीफ करके बोला, ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि जैसे जुडिशरी को किस तरह से उसकी इंडिपेंडेंस खत्म करी गई, तो कुछ तरीके तो पुराने चले आ रहे हैं, कुछ नए तरीके भी अख्तियार किए गए हैं हाल पिछले कुछ सालों में। सर, 9th शेड्यूल और इंदिरा गांधी का विवाद क्यों नहीं बताया जाता? किस चीज का? 9th शेड्यूल और इंदिरा गांधी का पूरा सर्कस क्यों नहीं बताया इतना जाता? समय नहीं होता ना कि आप हर चीज के ऊपर बोल सकें। ठीक है, ठीक है, हम खत्म करते हैं। सर प्लीज, मेरा क्वेश्चन है। सर प्लीज, एक क्वेश्चन है मेरा। 30 सेकंड की जरूरत, चलिए बोलिए। सर प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन है प्रशांत सर से। बोल दीजिए भाई, बोल दीजिए। और सर, जैसा कि आपने बताया कि सत्ता पक्ष के द्वारा पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उनको हाशिए पर रखा जा रहा है, तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत न्यायालय हमारा आगे बढ़ के अभी तक कोई काम उसके लिए किया है, या फिर अगर नहीं कर पाता है तो जुडिशियल एक्टिविज्म उसको कहाँ पे रोक पाता है? अब हम खत्म कर रहे हैं, कृपया समझिए। साथियों, मैं जब 2 साल के बाद ये हमने निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम हम करेंगे, तो मेरे मन में काफ़ी प्रश्न थे कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, 2 साल बाद कर रहे हैं, शंकाएं थी। पर इतने सारे लोग फिर से आए, देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और इसका श्रेय मैं पूरी तरह हंस को नहीं, इसका श्रेय मैं अपने पैनल को दे रही हूँ कि ऐसे प्रबुद्ध लोग हमारे साथ जुड़े, तो आप लोगों को तो आना ही था। सब लोग इतने लोग हैं, आप सबका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग ने अपना, इतने आप लोग व्यस्त लोग हैं, पर आप लोग आए इतना समय निकाल के। हंस की ओर से एक छोटा सा हमारी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।